राष्ट्रवाद या षड्यंत्र। दोस्तों, एक संस्था या एसोसिएशन का मकसद समान विचारधारा वाले लोगों को साथ लाकर सबका विकास करना होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक संस्था में समान विचारधारा वाले लोग ना हो तो क्या होगा। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह भारत को एक मजबूत संस्था की जरूरत पड़ी और क्या इसके पीछे अंग्रेजों की कोई रणनीति थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के नाकामयाब होने के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि इस क्रांति को पूरे देश का समर्थन नहीं मिल पाया था। ये क्रांति कुछ ही प्रांतों तक सीमित होकर रह गई थी। साथ ही साथ इस क्रांति का कोई ठोस लक्ष्य नहीं था। इस क्रांति में शामिल लोग अंग्रेजी हुकूमत से तो लड़ रहे थे, लेकिन उनमें राष्ट्रवाद या भारत जैसा एक राष्ट्र बनाने का कोई इरादा नहीं था। सब अपने अपने पर्सनल गोल्स के लिए ही लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद भारत को जरूरत थी एक ऐसी संस्था की जो पूरे देश को साथ लाकर एकता और स्वतंत्रता की बात कर सके और आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा सके। ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से खत्म करने के लिए भारत में बसे अलग अलग धर्मों, समुदायों और जातियों के लोगों का एक साथ आना बहुत जरूरी था। शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रवाद कुछ पढ़े लिखे लोगों में जन्मा। यही लोग भारतीय संस्कृति और आदर्शों को आधार बनाकर भारत को एक मॉडर्न देश बनाना चाहते थे। यहां पर मॉडर्न का मतलब अंग्रेजों की तरह रहन सहन से नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति को ना भूलकर सोच, एथिक्स और काम में मॉडर्न होने से था। इसी विचार के साथ 1857 की क्रांति के बाद बहुत से संगठनों और संस्थाओं की स्थापना हुई। खासतौर पर बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में बहुत सी संस्थाएं उभर कर सामने आईं जो आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा रही थीं। इन संस्थाओं में बॉम्बे की बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास की मद्रास महाजन सभा और बंगाल की इंडियन एसोसिएशन काफी फेमस हुई। लेकिन इन संस्थाओं ने ना कभी खुल के ब्रिटिश हुकूमत की निंदा की थी और न ही कभी खुल के आजादी की मांग की थी। ये संस्थाएं ब्रिटिश हुकूमत से भारत के प्रशासन में हिस्सा चाहती थी ताकि वो भारत के संस्कृति को ध्यान में रखकर भारतवासियों के लिए सही कानून बना सके। लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा कभी भी इनकी बातों और मांगों को सीरियसली नहीं लिया गया। ये संस्थाएं अलग अलग प्रांतों में फैली हुई थी। साथ ही साथ इनमें आम लोगों के समर्थन की भी कमी थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1885 में शुरुआत हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसका लक्ष्य भारत के अलग अलग प्रांतों के नेताओं को साथ लाना था और एक साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का था। इसकी स्थापना 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय केवल 72 नेताओं ने देश भर से इस मीटिंग में भाग लिया था और ये नंबर अगले साल 1886 में 436 तक जा पहुंचा। इससे यह साबित होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी लोगों का समर्थन बटोर लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स A.O. ह्यूम का भी बहुत बड़ा हाथ था। एक अंग्रेजी अधिकारी का इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में योगदान होने की वजह से उस समय एक थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई थी। इस थ्योरी का नाम था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार A.O. ह्यूम और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसलिए की ताकि ब्रिटिश हुकूमत आम लोगों के गुस्से से बची रह सके और 1857 की तरह भारत में दूसरा कोई हिंसक विद्रोह न होने पाए। लेकिन इस थ्योरी के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती थी। एक तर्क ये भी है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम शामिल नहीं होते तो शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरू होने से पहले ही ब्रिटिश हुकूमत द्वारा खत्म कर दिया जाता। दोस्तों, आपने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। वो भारत के बहुत ही महान रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अपने शत्रुओं की हर चाल पर नजर बनाए रखनी चाहिए और उस हिसाब से ही अपनी रणनीति तय की जानी चाहिए। तो क्या ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसी मकसद से बनाया था या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
ए.ओ. ह्यूम का साथ इसलिए मांगा ताकि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें कहीं दबा ना दे। इन सभी सवालों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग सेफ्टी वॉल थ्योरी को सच मानते हैं और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। शुरुआती दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का काम करने का तरीका बहुत ही सरल था। वो ब्रिटिश सरकार में केवल आम भारतीयों के अधिकारों और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हिस्से के लिए मांग करते थे। साथ ही साथ शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं में कुछ पढ़े लिखे लोग ही शामिल थे। उनमें भी ज्यादातर लोग बॉम्बे, बंगाल और मद्रास जैसे बड़े प्रांतों से ही थे। इन नेताओं में कुछ वकील थे, कुछ शिक्षक और कुछ व्यापारी। इस वजह से इन नेताओं का इंडियन नेशनल कांग्रेस में योगदान बटा रहा। इस कारण यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने शुरुआती दौर में आम लोगों और गांव खेड़ों तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसके चलते इसे आम लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया था, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में काफी समय तक एक रोड़ा बना रहा। इस कमी को आगे चल के गांधी जी ने दूर किया। वो आम लोगों को एक साथ लाने में सफल हुए। इस बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। इंडियन कांग्रेस के नेताओं के काम करने के तरीकों और विचारधाराओं में मतभेदों के कारण ये आगे चलकर दो ग्रुप्स में बंट गई। इन दो दलों को नाम दिया गया नरम दल और गरम दल। इन दलों में जो मतभेद थे, उनकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरुआती दौर में कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाए थे। साथ ही साथ यही मतभेद इंडियन नेशनल कांग्रेस में बंटवारे का भी कारण बने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग दलों के काम करने के तरीकों और उनसे जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और